Good morning, class 9. Today we will be discussing chapter 9 of CBSE books, Force and Laws of Motion. And in JNK books, it's chapter number 2. आज हम चैप्टर 9 CBSE बुक्स का और चैप्टर 2 JK बोस बुक का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं विद इन द बुक और एंड में जो एक्सरसाइज है वो भी उन सबको डिस्कस करेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन देंगे ताकि आपको इजी हो जाए उनके सॉल्यूशंस को लिखना और लर्न करना। Which of the following has more inertia? इन चीजें जो गिवन है इनमें से किसका इनर्शिया ज्यादा है? A rubber ball and a stone of the same size. एक रबर बॉल और दूसरा एक स्टोन जो कि सेम साइज का है, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? Since inertia is dependent on the mass of the object with the greater mass will hold greater inertia. अब इनर्शिया हमें पता है कि वो किस पे डिपेंडेंट होता है? मास पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पे, और जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसी ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होगा वो भी ज्यादा होगा। तो जब हम देखेंगे एक रबर बॉल और एक स्टोन में जो कि एक ही साइज के हैं, हमें पता है कि रबर बॉल जो होगा उसका मास जो होगा वो कम होगा और एक स्टोन जो कि सेम साइज का है उसका मास ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया जो स्टोन का होगा वो ज्यादा होगा। ए बाइसिकल एंड ए ट्रेन, एक बाइसिकल और एक ट्रेन, अगर इन दोनों को देखा जाए हमें पता है कि एक ट्रेन का मास जो होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए जो इनर्शिया है वो ट्रेन का ज्यादा होगा। एक 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, एक 5 रुपी कॉइन जो होता है उसका मास ज्यादा होता है और एक 1 रुपी कॉइन का मास कम होता है, इसलिए इनर्शिया ऑफ 5 रुपीज कॉइन will be more than 1 rupee coin. Next question. In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. अब हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी, जो बॉल की वेलोसिटी है वो चेंज होती है। जब एक फुटबॉल प्लेयर, when a football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. The goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards a player of his own team. Also identify the agent supplying the force in each case. एक फुटबॉल प्लेयर जो फुटबॉल को किक करता है दूसरे प्लेयर को उसी की टीम के, वो आगे किक करता है फुटबॉल को गोल की तरफ। गोलकीपर बॉल को कलेक्ट करता है और फुटबॉल को किक करता है अपने दूसरे टीममेट की तरफ। तो अभी हमें टोटल देखना है कि कितनी बार जो फुटबॉल है उसने अपनी वेलोसिटी चेंज की है। अब सबसे पहले हम लेट करते हैं कि जो दो फुटबॉल टीम है, एक टीम ए है एक टीम बी है रिस्पेक्टिवली। इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया द फुटबॉल इज एट रेस्ट, जो फुटबॉल थी वो रेस्ट पे थी। नाउ द फुटबॉल इज किक्ड बाय अ प्लेयर ऑफ टीम ए टू प्लेयर ऑफ टीम बी। अब जो फुटबॉल है वो किक होती है प्लेयर ए से टीम ए के प्लेयर पे, जो कि उसको पास करता है अपने ही टीम के दूसरे प्लेयर को। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल हैज चेंज्ड 1 टाइम सो फार, और इस दौरान जो वेलोसिटी है वो एक बार चेंज हो जाती है। This change is brought on by the force applied by the player who kicked the ball. ये जो फोर्स में चेंज आया है, ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है, वो फोर्स जो अप्लाई की है प्लेयर ने बॉल को किक करने में, उसकी वजह से आया है। The football is now kicked by the other team A player towards the goal. अब जो दूसरा टीम का प्लेयर है उसने गोल की तरफ उसको किक किया है, तो वेलोसिटी दूसरी बार चेंज हुई। This change is also brought on due to the force applied by the team A player who kicked the ball.
Now the goalkeeper of team B stops the ball, bringing it to rest. जो गोलकीपर था टीम बी का, उसने बॉल को रोक दिया और बॉल रेस्ट पे आ गई. The velocity of the ball has changed 3 times so far. अब ये velocity थी बॉल की, वो 3 बार चेंज हो गई है. This change is brought on by the force applied by the goalkeeper of team B to stop the ball. ये जो चेंज है वो अप्लाई हुआ है, फोर्स अप्लाई की जो गोलकीपर ने बॉल को रोकने के लिए. Finally, the goalkeeper of team B kicks the ball towards another player of team B. अब जो गोलकीपर था टीम बी का, उसने अपने प्लेयर को बॉल पास की, किक की उसकी तरफ, और जो वेलोसिटी है वो फाइनल टाइम चेंज होगी, दैट इज फोर्स टाइम. So the change is brought on by the goalkeeper of team B who applies the force to kick the ball forwards. Therefore, the velocity of the ball changes 4 times in this example. और इस एग्जाम्पल में बॉल जो है 4 टाइम्स अपनी वेलोसिटी चेंज करती है. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. हमें एक्सप्लेन करना है क्यों एक पेड़ के जो पत्ते होते हैं, लीव्स जो होते हैं, वो अगर उसको हम जोर से हिलाएं तो वो ब्रांच से नीचे गिर जाते हैं. When the branch of the tree is shaken, the branch moves in a to and fro motion. जब एक ट्री की ब्रांच को हम शेक करते हैं, हिलाते हैं, the branch moves in a to and fro motion. जो ब्रांच है वो आगे पीछे मूव करती है, to and fro motion में मूव करती है. However, the inertia of the leaves is attached to the branch resists the motion of the branch. दो जो इनर्शिया है लीव्स का, जो ब्रांच के साथ अटैच्ड है, वो रेजिस्ट करते हैं मोशन ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच के मोशन को रेजिस्ट करते हैं. Therefore, the leaves that are weakly attached to the branch, जो leaves branch के साथ weakly attached होंगे, strongly attached नहीं होंगे, falls off due to inertia. वो inertia की वजह से पेड़ जो ब्रांच है उससे गिर जाएंगे. Whereas the leaves that are firmly attached to the branch remains attached. जो ब्रांच के साथ firmly attached होंगे वो उसके साथ अटैच रह जाएंगे. Why do you fall in forward direction when a moving bus brakes to a stop and falls backwards when it accelerates from rest? ऐसा क्यों होता है कि जब आप एक बस में चलते हैं, जब वो बस आगे को चलती है, एक मतलब अगर बस चल रही होती है, अगर वो सडनली ब्रेक लगाते हैं तो आप आगे को गिरने लगते हैं, और अगर वो रेस्ट से स्टार्ट होती है तो आप पीछे की तरफ झटका लगता है, आपको पीछे की तरफ आप गिरने लगते हैं. Initially, when the bus accelerates in a forward direction from a state of rest, initially जब बस एक्सेलरेट करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टेट ऑफ रेस्ट से, the passenger experience a force exerted on them in the backward direction. जो पैसेंजर्स होते हैं वो एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ, पीछे की तरफ, ड्यू टू देयर इनर्शिया अपोजिंग द फॉरवर्ड मोशन. उनका जो इनर्शिया होता है वो फॉरवर्ड मोशन को अपोज करता है, उसके उल्टा चलता है. हमारे पांव जो है वो बस में लगे होते हैं, उसकी वजह से वो आगे को मूव कर जाते हैं, हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो पीछे की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि वो रेस्ट में रहती है और बाकी की बॉडी मोशन में चले जाती है. इसकी वजह से हमें पीछे को झटका लगता है. और जब बस मूव कर रही होती है, आगे रेस्ट से आगे को चलने लगती है, तो बस आगे मूव होने लग जाती है, हम रेस्ट पे रह जाते हैं, उसकी वजह से हमारे पीछे को झटका लगता है. अगर बस पहले से चल रही है, हमारी बॉडी मोशन में रह जाती है, बस सडनली स्टॉप करेगी, पांव हमारे स्टॉप हो जाते हैं, बॉडी हमारी स्टॉप नहीं होती, इसलिए हमें आगे को झटका लग जाता है. Once the bus starts moving, the passengers are in a state of motion in the forward direction. When the brakes are applied, the bus moves towards a position of rest. Now, a force in the forward direction is applied
on the passengers because their inertia resists the change in the motion of the bus. This causes the passengers to fall forward when the brakes are applied. जो इनर्शिया उनका रेजिस्ट करता है चेंज इन मोशन ऑफ द बस, उसकी वजह से हम आगे की तरफ गिरने लग जाते हैं. जब इनर्शिया रेजिस्ट करता है चेंज इन रेस्ट ऑफ द बस, उसकी वजह से हम पीछे को चले जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन जो है ये दूसरे पेज पे 126 एंड 127, ये एनसीईआरटी बुक सीबीएसई की जो है ये उसमें 126 127 है. जेके बुक्स का मैंने मेंशन नहीं किया है, आप देख सकते हैं उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं. ये विद इन बुक है. इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट. अगर एक्शन जो है वो रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल होता है तो एक हॉर्स जो है वो कार्ट को कैसे पुल कर सकता है. When the horse walks in the forward direction, जब एक घोड़ा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता है with the cart attached to it, जब उसके साथ कार्ट अटैच्ड होता है, it exerts a force in the backward direction on the earth. वो अर्थ की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन, अर्थ को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, अर्थ को पीछे ढकेल रहा होता है. An equal force in the opposite direction, forward direction, is applied on the horse by the earth. अब घोड़ा अपने से धरती को पीछे ढकेल रहा है और धरती क्या करती है, वो घोड़े को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ढकेलती है. This force moves the horse and the cart forward. इस फोर्स की वजह से जो धरती घोड़े पे लगाती है उससे घोड़ा आगे की तरफ मूव कर जाता है और कार्ट भी उसके साथ. The velocity at which the horse can move by applying a force on the earth depends on the mass of the horse and the cart attached to it. The heavier the cart, the slower the motion of the horse. जितना heavier cart होगा उतना slower motion होगा horse का, क्योंकि जो मोशन है, जो उस टाइम पे फोर्स एक्सर्ट होगी वो डिपेंड करेगी मास पे. जितना हैवियर मास होगा कार्ट का उतना मोशन उसका स्लो होगा. इफ द कार्ट इज टू हैवी द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हॉर्स ऑन द अर्थ विल बी इनसफिशिएंट टू इवन ओवरकम द फोर्स ऑफ इनर्शिया. जो फोर्स ऑफ इनर्शिया है उसको ओवरकम करने के लिए जो उसको मोशन चाहिए, जो उसको स्पीड चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगी. अगर कार्ट बहुत ज्यादा हैवी होगा तो फोर्स जो एक्सर्ट होगी वो सफिशिएंट नहीं होगी. इन दिस केस द हॉर्स विल नॉट बी एबल टू पुल द कार्ट. और इस केस में जो हॉर्स है वो कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा. अगर बहुत ज्यादा हैवी होगा तो हॉर्स कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा. Explain why is it difficult for a fireman to hold a hose. आपने किसी फायरमैन को देखा होगा, जब वो आग बुझाते हैं आगे एक पाइप होती है उसको होज बोलते हैं. तो होज जो होती है उसको होल्ड करना इतना मुश्किल क्यों होता है. Which ejects large amount of water at a high velocity. जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को इजेक्ट करता है एक हाई वेलोसिटी के साथ, उसको होल्ड करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है. बिकॉज उसमें जो फोर्स एक्सर्ट होती है वो वेलोसिटी को भी डिपेंड करती है, उसको मोमेंटम ज्यादा हो जाता है. फॉर अ होज टू इजेक्ट वाटर एट हाई वेलोसिटीज अ फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर. एक फोर्स लगाई जानी चाहिए वाटर पे, विच इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ अ पंप और अ मोटर. या तो एक पंप लगा दिया जाए या एक मोटर लगा दिया जाए जिससे हम फोर्स को एक फोर्स अप्लाई कर सके ताकि जो वाटर है वो हाई वेलोसिटी पे जा सके. नाउ द वाटर अप्लाइज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द होज. और जब वाटर को हम तेज वेलोसिटी कर देंगे, उसकी वेलोसिटी को हाई कर देंगे, तो होज जो है, वाटर जो है वो होज पे भी उतना ही इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है अप्लाई करेगा. फॉर द फायरमैन टू होल्ड दिस होज, अब फायरमैन को अगर इस होज को पकड़ना है, he must apply a force on it to overcome the force applied on the hose
बाय द वाटर। और इसको ओवरकम करने के लिए फायरमैन को अगर होज को पकड़ना है तो उसको उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितना कि वाटर होज के ऊपर लगा रहा है। द हायर द क्वांटिटी एंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर, जितनी हाई उसकी क्वांटिटी और उसकी वेलोसिटी होगी पानी की कमिंग आउट ऑफ द होज, जो होज से निकल रहा है, द ग्रेटर द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड बाय द फायरमैन टू होल्ड इट स्टेडी। और उतनी ही ज्यादा फोर्स फायरमैन को लगानी पड़ेगी उसको होल्ड करने के लिए, रोक के रखने के लिए। फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हमें मास गिवन है बुलेट का, तो आप उसको m1 लिख सकते हैं विच इज 50 grams। मास ऑफ द राइफल इज ऑल्सो गिवन विच इज m2 विच इज 4 kg। उसको ग्राम्स में अगर कन्वर्ट करेंगे वो बन जाएगा 4000 grams। नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फायर्ड बुलेट इज 35 मीटर्स पर सेकेंड। जो इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की वो है 35 मीटर्स पर सेकेंड। लेट द रिकॉइल वेलोसिटी बी v2। अब जो रिकॉइल हो रही है गन उसकी वेलोसिटी हम v2 लेट कर लेते हैं। सिंस द राइफल वाज इनिशियली एट रेस्ट, अब राइफल जो इनिशियली रेस्ट पे थी तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया राइफल का, 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड बुलेट आफ्टर फायरिंग, जब फायर हो जाएगी बुलेट टोटल मोमेंटम हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखोगे द टोटल मोमेंटम ऑफ द राइफल एंड द बुलेट आफ्टर फायरिंग इज इक्वल टू 0। जो टोटल मोमेंटम है राइफल का और बुलेट फायर होने के बाद वो 0 के बराबर आ जाएगा, जो कि इनिशियल मोमेंटम के बराबर है। देयरफॉर m1v1 प्लस m2v2 जो है आपका वो 0 के बराबर आएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अगर आप इससे डिड्यूस करेंगे m2v2, अगर आप m1v1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे वो माइनस m1v1 बन जाएगा। m1v1 को पहले आपने पूरा शिफ्ट किया है, m1v1 को शिफ्ट किया, ये ऊपर ला दिया आपने m1v1। उसके बाद आपने m2v2 में से m2 को शिफ्ट किया है राइट हैंड साइड, तो आपका डिवाइड में आ गया है। और m1v1 जब इधर चला गया था राइट हैंड साइड तो वो माइनस का साइन यहाँ पे आ गया है। तो आप देखिए v2 इज इक्वल टू माइनस m1v1 डिवाइडेड बाय m2v2। जब उनकी हमने वैल्यूज वहां से डाली तो वो वैल्यू होगी 50 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 35 मीटर पर सेकेंड। वो डिवाइड कर दिया उसको 4000 ग्राम से। जब उसको डिवाइड किया तो आपका जो मीटर पर सेकेंड में आया है वो आप सॉल्यूशन देख लीजिए, माइनस 0.4375 मीटर पर सेकेंड। तो जो रिकॉइल वेलोसिटी है राइफल की वो आपकी 4375 मीटर पर सेकेंड आएगा। और इसमें माइनस आया है वो इसी आया है क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो बुलेट जो फायर हुई है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट, बैकवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 grams and 200 grams are moving along the same line and direction with velocities of 2 meter per second and 1 meter per second respectively। अब दो मास दे दिए गए हैं m1 m2, आपके नीचे आपकी वेलोसिटीज दे दी गई है जिसको आप u1 और u2 लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है जो मूव कर रही है एक लाइन से। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, वो दोनों कोलाइड करते हैं, टकरा जाते हैं। और कोलिजन के बाद द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ वेलोसिटी ऑफ 1.67। आपको v1 आपको दे दिया है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो 1.67 मीटर पर सेकेंड हो गई है।
डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, और आपको सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है, जो कि आपका v2 है। तो इसको आपको सिंपली m1u, पहले आपको इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी। दो ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया। उसके बाद मास ऑफ ए लिखेंगे जो m1 है आपका 100 ग्राम्स, मास ऑफ बी लिखेंगे जो आपका m2 है 200 ग्राम्स। उसके बाद में ये देखिए मास ऑफ ए लिखा m1, मास ऑफ बी लिखा m2, इनिशियल वेलोसिटी u1 जो कि a की दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी u2 जो कि b की दी गई है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ a जो कि v1 दी गई है, और v2 का आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है वो आपका इनिशियल मोमेंटम a का प्लस इनिशियल मोमेंटम b का, दैट इज इनिशियल मोमेंटम अगर देखा जाए वो होता है m1u1, यहां पे होगा m2u2, मास इनटू वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मास को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो आपका इनिशियल मोमेंटम निकल जाएगा पहले ऑब्जेक्ट का, इनिशियल वेलोसिटी और आपका मास दूसरे ऑब्जेक्ट का जब आप लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम बन जाएगा b का। तो आपने वैल्यू देख लीजिए, 100 ग्राम इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, 200 ग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, वो आपका टोटल देख लीजिए 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया है। तो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम पोस्ट कोलिजन। कोलिजन से पहले का जो मोमेंटम है वो आपका कोलिजन के बाद के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए। तो टोटल मोमेंटम हमने यहाँ पे देख लीजिए m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो आपने यहां से आपने 400 ग्राम मीटर पर सेकेंड निकाल दिया हुआ है, उसको आपने m2v2 जो है m1v1 प्लस m2v2 को बराबर कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट आपने v2 को फाइंड करना है, m1v1 को उस साइड ले जाएंगे, 400 ग्राम में से माइनस कर देंगे। ये देखिए आपने वैल्यू डाल ली हुई है m1v1 की, v2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, m2 की वैल्यू यहाँ पे डाल दी है, 400 एज इट इज लिख दिया है। नाउ इसको मल्टीप्लाई करके हम राइट हैंड साइड लेके चले गए और डिवाइड कर दिया 200 से, ये देखिए। उसके बाद आपका सोल्यूशन आ गया v2। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी v की है जब वो कोलिजन के बाद में होगी, वो देखिए कितनी है 1.165 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये समझ में ना आए आप मेरे को कॉल कर लीजिए, आपको नंबर पता है मेरा, आप फिर भी यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई मुश्किल आए तो आप आराम से मेरे को कॉल कर सकते हैं। इट इज 990621956। तो आप इस पे कॉल कर लीजिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन को समझने में और सॉल्व करने में, तो मैं उसको हेल्प कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थोड़े से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। When an object experiences a net zero external unbalanced force, is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. Now, एक ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाता है, एक्सपीरियंस करता है। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट, क्या ये ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल है कि वो नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करे? इफ यस, अगर ये है तो स्टेट करो कंडीशन जिसमें हम उसको प्लेस करें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की। वो कंडीशन बताओ, क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए, क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए वेलोसिटी की जिसमें उसको प्लेस करें। अगर नहीं तो उसका रीजन बताइए। यस इट इज पॉसिबल, अब ये पॉसिबल है
An object moving in some direction with constant velocity, एक ऑब्जेक्ट जो कि किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, will continue in its state of motion, वो एक स्टेट ऑफ जो मोशन में चल रहा है उसी स्टेट में कंटिन्यू करेगा, as long as there are no external unbalanced forces acting on it, जब तक कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है उस पे एक्ट ना करे. इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन ऑर्डर अगर हमने उसके मोशन ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करना है, उसके ऑर्डर को चेंज करना है, कुछ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ेगी, मस्ट एक्ट ऑन अपॉन इट, उसके ऊपर लगानी पड़ेगी तभी वो चेंज होगा, नहीं तो वो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा. Now, when a carpet is beaten with a stick, जब एक कारपेट को आप स्टिक के साथ बीट करते हैं, उसको स्टिक के साथ मारते हैं, जो डस्ट होता है वो बाहर आ जाता है. क्यों? When a carpet is beaten with a stick, the dust comes out of it. Explain. When the carpet is beaten with a stick exerts a force on the carpet which sets it in the motion. The inertia of the dust particles residing on the carpet resists the change in the motion of the carpet. Therefore, the forward motion of the carpet exerts a backward force on the dust particles, setting them in motion in the opposite direction. This is why the dust comes out of the carpet when beaten. अब क्या होता है जब आप कारपेट को स्टिक के साथ बीट करते हैं, मारते हैं, तो स्टिक एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द कारपेट. वो क्या करता है, कारपेट को स्टिक से जब हम उसको मारते हैं, स्टिक कारपेट को एक मोशन में एक फोर्स एक्सर्ट करता है उसके ऊपर, जिससे कारपेट जो है वो मोशन में आ जाता है. जो डस्ट का इनर्शिया होता है जो कारपेट के ऊपर लगा हुआ है वो रेजिस्ट करता है इस चेंज इन मोशन को, वो रेस्ट पे ही रह जाता है, कारपेट मूव कर जाता है तो डस्ट वहीं पे रह जाता है, उसकी वजह से डस्ट जो है वो बाहर आ जाता है. देयरफॉर कारपेट जो है, जो फॉरवर्ड मोशन होता है कारपेट का, वो डस्ट को बैकवर्ड मोशन की तरफ एक्सर्ट करता है उसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, तो जिससे जो डस्ट है वो बैकवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में मोशन में आ जाता है और जो कारपेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन में आ जाता है. इससे डस्ट बाहर निकल आती है, कारपेट जो है वो अलग रह जाता है जब उसको बीट करते हैं. Why is it advised to tie up luggage kept on the roof of a bus with a rope? क्यों ये एडवाइस किया जाता है कि लगेज जो कि रूफ के ऊपर होता है बस के, उसको रोप से बांध दिया जाए. When some luggage is placed on the roof of a bus which is initially at rest, the acceleration of the bus in the forward direction will exert a force in the backward direction on the luggage. In a similar manner, when a bus which is initially in a state of motion suddenly comes to rest due to the application of the brakes, a force in the forward direction is exerted on the luggage. Depending on the mass of the luggage and the magnitude of the force, the luggage may fall off the bus due to inertia. Tying up the luggage will secure its position and prevent it from falling off the bus. अब जब बस मूव कर रही होती है, जब वो रेस्ट से चलने लगेगी, जब वो जीरो वेलोसिटी से थोड़ा आगे चलने लगेगी, तो जो उसके ऊपर सामान रखा होगा आपने, जो भी लगेज आपने उसके ऊपर रखा होगा, वो रेस्ट में होगा. जैसे ही बस आगे को जाएगी, सामान रेस्ट पे रह जाएगा, बस एक मोशन में आ जाएगी, तो इनर्शिया जो है, जो सामान का इनर्शिया है वो अपोज करेगा बस के मोशन के इनर्शिया को, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सामान है वो उधर ही रह जाएगा और जो बस है वो आगे को मूव कर जाएगी, एक जर्क देगी उस सामान को बैकवर्ड डायरेक्शन में. तो वैसे ही जब बस चल रही होगी, अगर वो मोड़ आते हैं तो बस राइट हैंड साइड में अगर मुड़ेगी तो आपका जो सामान है वो अपोज करेगा उस मोशन को और लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, तो हो सकता है कि वो वहां से गिर जाए.
तो अगर आप पे टूटने वाला सामान होगा तो वो टूट सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स बस को जो लगेज ऊपर रखते हैं उसको रोप से बांध दिया जाता है, ताकि अगर उसके ऊपर कोई भी मोशन कुछ भी हो तो वो उसके साथ अटैच्ड रहे, और जो बस मोशन में आएगी सामान भी उसी के साथ आए, और जो भी अपोजिंग फोर्स उस पर लग रही है, जो भी इनर्शिया को अपोज कर रहा है वो उसको स्टॉप कर सके हम और उसको सेव कर सके गिरने से। नेक्स्ट, बैट्समैन हिट अ क्रिकेट बॉल which when rolls on a level ground after covering a short distance, the ball comes to rest. The ball slows to stop because a batsman did not hit the ball hard enough. Velocity is proportional to the force exerted on the ball. There is a force on the ball opposing the motion. There is no unbalanced force on the ball, so the ball would want to come to rest. अब एक बैट्समैन जब हिट करता है क्रिकेट बॉल को, जो कि रोल करती है एक लेवल ग्राउंड पे, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। अब बॉल स्लो क्यों हो जाती है, रुक क्यों जाती है, एट द एंड स्लो होकर रुक क्यों जाती है? बैट्समैन ने बॉल को ज्यादा जोर से नहीं मारा होता, वेलोसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है फोर्स जो कि बॉल के ऊपर लग रही है, या फिर फोर्स जो बॉल पे लगती है वो अपोज करती है मोशन को। देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स, या कोई भी अनबैलेंस फोर्स बॉल पे नहीं लग रही है, इसलिए बॉल जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। इसका आंसर है सी, व्हेन द बॉल रोल्स ऑन द फ्लैट सरफेस ऑफ द ग्राउंड, जब बॉल रोल करती है फ्लैट सरफेस पे ग्राउंड के, इट्स मोशन इज अपोज्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसका मोशन होता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अपोज करता है। द फ्रिक्शन अराइजेस बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉल, जो फ्रिक्शन होती है वो ग्राउंड और बॉल के बीच में एक फोर्स लगाती है। जो फ्रिक्शन अराइज होती है ग्राउंड और बॉल के बीच में, दिस फ्रिक्शनल फोर्स इवेंचुअली स्टॉप्स द बॉल, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये बॉल को रोक देती है। Therefore, the correct answer is C. If the surface of the level ground is lubricated, अगर level ground का surface जो है अगर उसको lubricate कर दिया जाए ऑयल के साथ या किसी lubricant के साथ, the friction that arises between the ball and the ground will reduce, जो ball और ground के बीच में friction है वो reduce हो जाएगी, which will enable the ball to roll for a longer distance, जिससे बॉल जो है वो लंबे डिस्टेंस तक रोल करेगी। A truck starts from rest and rolls down the hill with a constant acceleration. एक ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट करता है और रोल डाउन करता है हिल से एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। It travels a distance of 400 meters in 20 seconds. वो 400 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20 सेकेंड में। What find its acceleration? उसकी acceleration find करो। Find the force acting on it if its mass is 7 tons. उसकी फोर्स को, जो उसकी फोर्स एक्ट हो रही है उसको फाइंड करो अगर उसका मास आपको दिया गया है 7 टन। आपको हिंट भी दी गई है 1 टन जो होता है वो 1000 केजी के बराबर होता है, 1000 केजी के बराबर होता है ना। अब देखिए ट्रक जो है वो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इसका मतलब आपका यू जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। उसके बाद रोल्स डाउन अ हिल विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक ही जैसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आप बोल सकते हैं। वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 400 मीटर्स, दैट इज एस आपको गिवन है, टाइम आपको दिया है 20 सेकेंड्स, यू आपको दिया है 0। अगर आप देखिए इक्वेशन ऑफ मोशंस अगर आपको याद हो तो उसमें s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक फॉर्मूला था जिसमें हमें डिस्टेंस आपको दिया हो, टाइम आपको दिया हो और इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको दी हो तो आप आराम से उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम वही फॉर्मूला यहां पे लगाएंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए इसमें हमने
सबसे पहले आपने यहां पर देखिए आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए यहां पे हमने जो S है हमें 400 मीटर दिया हुआ है, T जो है टाइम जो है वो 20 सेकेंड्स है, U जो है वो 0 है। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन आपने S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है। जब आपने उसमें S की जगह 400, U की जगह 0, T की जगह 20, A की जगह A है क्योंकि हमें फाइंड करना है, हाफ हाफ है, और T स्क्वायर जो 20 का स्क्वायर है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया है 400 का स्क्वायर। जब आपने इसको सॉल्व किया तो ये A की वैल्यू जो है वो आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई है। तो एक्सेलरेशन जो है ट्रक की वो आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन जब आपके पास आ गई है तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। तो आप फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो मास ऑफ द ट्रक विल बी 7 टन्स विच इज 7000 kg। हमें क्या करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक जो फाइंड करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक जो फाइंड करना है, आप देखिए 7000 इंटू 2 करेंगे वो आपका 14000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं जो कि उसका SI यूनिट है फोर्स का। तो 14000 आपका न्यूटन उसका फोर्स आ जाएगा जो कि ट्रक के ऊपर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters। एक स्टोन है जो 1 kg के साथ 1 kg का स्टोन है जिसको थ्रो किया जाता है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो करते हैं across the frozen surface of a lake, frozen surface जो लेक का है वहां पे, and comes to rest after traveling a distance of 50 meter। और 50 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट पे आ जाता है। What is the force of friction between the stone and the ice? स्टोन और आइस के बीच में आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? अब मास ऑफ द स्टोन आपको गिवन है यहां पे, मास m इज इक्वल टू 1 kg। आप देख रहे हैं यहां पे m इज इक्वल टू 1 kg, ये देखिए। नेक्स्ट वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड जिसके साथ उसको थ्रो किया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए उसकी लास्ट वेलोसिटी, क्योंकि जब उसको फ्रोजन लेक पे आप डालेंगे तो उसने बोला कि वो कहां पे आ रहा है, कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। तो उसका डिस्टेंस भी आपको दिया गया है s इज इक्वल टू 50। उसके बाद में टर्मिनल वेलोसिटी जो है जो कि आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो v है, वो आपकी किसके बराबर है, 0 के बराबर दी है क्योंकि वो रेस्ट पे आ गया है। नाउ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो इससे आप इजीली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो आपने ट्वाइस ऑफ s को लेफ्ट हैंड साइड में अगर ले लिया तो वो a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन ट्वाइस s, तो इससे आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब डायरेक्शन अपोजिट है। तो एज पर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स हमारा मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन है। फोर्स जो स्टोन के ऊपर लग रही है 1 kg मल्टीप्लाइड बाय -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच मींस -4 न्यूटन। तो जो फोर्स लग रही है स्टोन पे उसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन्स और इट इज एक्टिंग टू द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द स्टोन मोशन। जो फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 4 न्यूटन की है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है स्टोन के अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लग रही है 4 न्यूटन्स उसकी फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट, an 800 kg engine pulls a train of 5 wagons each of 2000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the
and the track offers a frictional force of 5000 Newton, then calculate the net accelerating force and the acceleration of the train. Now, इसमें देखिए 8000 kg इंजन जो है वो पुल कर रहा है ट्रेन के 5 वैगन्स को, 5 डिब्बों को। उसमें देखिए हर एक जो वैगन है उसका जो मास है वो 2000 kg है, तो 5 वैगन्स का मास हो जाएगा 10,000 kg। अब 8000 प्लस 10,000 तो टोटल ट्रेन का जो मास है वो आपका हो जाएगा 18,000। 10,000 प्लस 8,000 18,000 kg। नाउ हॉरिजॉन्टल ट्रैक में चल रहा है, उसके बाद एक फोर्स उसने दी हुई है, इंजन जो एक्सर्ट कर रहा है वो है 40,000 न्यूटन, ट्रैक जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो है 5,000, तो नेट फोर्स जो होगी वो हो जाएगी 40,000 न्यूटन माइनस 5,000 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो फोर्स जो है वो आपकी एक्सर्ट जो हो रही है वो है 35,000 न्यूटन। वो आप देखिए इधर पे फर्स्ट पार्ट जो है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स अगर आपने निकालनी है तो वो आपकी यहां पे देखिए फोर्स आपका आ रहा है 4000 न्यूटन। उसके बाद में फोर्स देखिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रेन, नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स वो है 5000 न्यूटन। उसके बाद में देखिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो आपके 40,000 माइनस 5,000 हो जाएगा, जो कि 35,000 न्यूटन है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स जिसको बोलते हैं ना। इसके बाद में टोटल मास ऑफ द ट्रेन जो हमने निकाला है, मास ऑफ द इंजन प्लस मास ऑफ ईच वेगन, तो टोटल आपका हो गया है 18,000 kg। और फोर्स का फॉर्मूला आता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे पास है, फोर्स हमारे पास है, तो हमने जो फॉर्मूला लगाया उसके बाद आपकी एक्सेलरेशन जो निकली है वो है 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो है वो एक्सेलरेशन है ट्रेन की। नेक्स्ट, द ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg। एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका मास है 1500 kg। व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड। अब व्हीकल जो गाड़ी है उसका और रोड का क्या उसके बीच में फोर्स लग रही है, is to be if the vehicle is to be stopped with the negative acceleration। अगर व्हीकल को रोकना है एक नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ 1.7, अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन उन्होंने पहले ही दी है, a जो है वो माइनस 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि वो नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ है। ये देखिए नेगेटिव एक्सेलरेशन 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हीकल इज स्टॉप्ड, अगर वो स्टॉप हो रहा है उसको रोकना है, मास आपको गिवन है, यहाँ पे आपको सिर्फ फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 1500 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.7, तो फोर्स आपकी आ गई है माइनस 2550 न्यूटन। माइनस है इसका मतलब वो है अपोजिट, तो ऑटोमोबाइल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके तो अलग अपोजिट आ जाएगी। तो इफ अ फोर्स ऑफ 2550 न्यूटन मस्ट एक्ट ऑन द व्हीकल इन एन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इट्स मोशन, जिस मोशन में वो चल रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर माइनस 2550 न्यूटन लगेगा तो वो रुक जाएगा। नेक्स्ट, what is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v। अगर एक ऑब्जेक्ट मास m और वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम क्या होगा। मोमेंटम हमारा डायरेक्टली आपको पता है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो मास m वेलोसिटी v, m मल्टीप्लाइड बाय v इज mv, तो आपका जो मोमेंटम हो जाएगा वो d पार्ट आ जाएगा mv। नाउ using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है 200 न्यूटन की, अगर उसको यूज करना है हमें एक वुडन कैबिनेट को अक्रॉस द फ्लोर क्या करना है, उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना है। तो
what is the frictional force that will be exerted on the cabinet? अब उस कैबिनेट पे कौन सी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट होगी? अब कितनी उसके फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करनी होगी? सिंस अगर हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ द कैबिनेट इज कांस्टेंट, हमें पता है कि वेलोसिटी जो कैबिनेट की है वो कांस्टेंट है, तो उसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो जीरो होगी। Therefore, the effective force acting on it is also zero. जो इफेक्टिव फोर्स है उसकी जो एक्ट कर रही है उस पे वो भी जीरो होगी। This implies that the magnitude of opposing frictional force is equal to the force exerted on the cabinet, which is 200 न्यूटन। अब जो मैग्नीट्यूड है अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स का वो सेम होगा फोर्स जो उसके ऊपर एक्सर्ट की जा रही है कैबिनेट के ऊपर, जो कि 200 न्यूटन है। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड सेम है, उसकी डायरेक्शन अलग होगी, जिसकी वजह से उसका साइन जो है वो नेगेटिव आ जाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स आपकी -200 न्यूटन आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट, two objects each of mass 1.5 kg are moving in the same straight line but in opposite directions. दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास है 1.5 kg, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी दी गई है दोनों की, वो 2.5 मीटर पर सेकेंड है। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी थी 2.5 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद में वो दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब दे विल स्टॉप। What will be the velocity of the combined object after collision? तो combined object जो है उनकी velocity क्या बन जाएगी collision के बाद? सबसे पहले आप देखिए mass of the object आपको क्या गिवन है यहाँ पे? आप देखिए mass of the object जो है वो आपको m1 और m2 जो है वो दोनों दिए हुए हैं 1.5 kg, दोनों के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपको दी गई है u1 विच इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी अगर एक की u1 है क्योंकि 2.5 है तो दूसरे की क्या हो जाएगी -2.5, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको पता है वेलोसिटी में डायरेक्शन भी हम लोग चेक करते हैं, ये स्पीड नहीं है ये वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन भी चेक करेगी। तो एक की प्लस है तो दूसरे की माइनस होगी ना। दोनों का मास अगर टोटल कर लिया जाए वो टोटल हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5 विच इज 3 kg। ना वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट की। ना जो हमें लॉ बताता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम है वो दोनों सेम होंगे। इसका मतलब टोटल मोमेंटम जो है बिफोर कोलिजन दैट इज m1u1 प्लस m2u2 जो है आपका वो इसके बराबर आ जाएगा। m1u1 मतलब 1.5 kg मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 kg मल्टीप्लाइड बाय -2.5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0। वो 0 के बराबर है क्योंकि आपने देखा ऊपर उसने बोला वो स्टिक कर जाते हैं। अब वो 0 के बराबर है तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? जब उसको मल्टीप्लाई किया हमने इसको दोनों को प्लस करके वो 0 के बराबर आया। जब वो 0 के बराबर आया तो फाइनल भी 0 होगा। तो m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू 0। जब इसको आप निकालेंगे 0 को किसी भी चीज के 0 को डिवाइड करेंगे तो वो आपका 0 ही आएगा। सो द फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी 0। इंप्लाइज दैट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कोलाइडेड द ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड आफ्टर द कोलिजन हैज द वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the third law of motion, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर हम एक ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं
वो ऑब्जेक्ट भी हमें पुश करता है इक्वल और अपोजिट फोर्स। अगर हम फोर्स आगे को लगा रहे हैं, वो पीछे को हमारी तरफ फोर्स लगाएगा। सेम फोर्स जो हम उस पे लगा रहे हैं, वही सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स वो हम पे लगाएगा। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड, अगर एक ऑब्जेक्ट एक मैसिव ट्रक है, एक बहुत बड़ा ट्रक है जो कि रोड साइड पे पार्क किया गया है, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगा। प्रोबेबली अगर देखा जाए तो मूव नहीं करेगा। A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other। वो बोलता है दो opposite forces और equal forces एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इस लॉजिक पे कमेंट करिए and explain why the truck does not move, और एक्सप्लेन करिए कि ट्रक मूव क्यों नहीं करता। Since the truck has a very high mass, अब ट्रक का बहुत ज्यादा मास है, the static friction between the road and the truck is high। जो स्टेटिक फ्रिक्शन है ट्रक और रोड के बीच में वो बहुत ज्यादा हाई है, वो बहुत हाई है। When pushing the truck with a smaller force, जब हम पुश करते हैं ट्रक को एक छोटे से फोर्स के साथ, the frictional force cancel out the applied force। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कैंसिल आउट कर देती है आपके अप्लाइड फोर्स को, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, आप फोर्स बहुत कम लगा रहे हैं। एंड द ट्रक डज नॉट मूव, ट्रक मूव ही नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज दैट टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इससे हमें पता चलता है जो दो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। सिंस the person pushing the truck is not displaced when the truck does not move, क्योंकि जो पर्सन ट्रक को मूव कर रहा है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो ट्रक जो है वो मूव नहीं करेगा। Therefore, the student's logic is correct। इसलिए जो स्टूडेंट का लॉजिक है वो करेक्ट है अपने तौर पे। The hockey ball of mass 200 grams traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick. So, as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second, calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force applied by the hockey stick। अब हमें हॉकी बॉल जो है उसका मास हमें गिवन है 200 ग्राम्स। हॉकी बॉल का मास देख लीजिए, आपको देखा गया है 200 ग्राम्स। इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो आपकी u है, 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है फाइनल वेलोसिटी वो -5 मीटर पर सेकेंड है। अब ये आप देखिए उसने बोला है, यहां पे आप देखिए ध्यान देंगे ये माइनस इसलिए आई है, ये माइनस इसलिए आई है क्योंकि उसने बोला है कि वो क्या करी है, रिटर्न करी है, रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ। अगर वो डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी गई है इसलिए उसकी वेलोसिटी जो है वो -5 मीटर पर सेकेंड हो गई है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, अगर इनिशियल मोमेंटम जो बॉल का है वो mu है, फाइनल मोमेंटम जो है वो mv है। mu की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी mv आ गया। अब दोनों को जब आप देखेंगे तो चेंज इन मोमेंटम होता है mv माइनस mu, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो आपका mv माइनस mu है। तो आप दोनों को जब कैलकुलेट करेंगे वो आपका आ जाएगा -3000 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दिस इंप्लाइज दैट द मोमेंटम ऑफ अ बॉल रिड्यूसेस बाय 1000 ग्राम्स मीटर पर सेकेंड आफ्टर बीइंग स्ट्रक बाय द हॉकी स्टिक। जब हॉकी स्टिक के साथ उसको लगा दिया जाएगा, जब उसको जोर से मारा जाएगा तो उसका जो मोमेंटम है वो 1000 ग्राम मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। A bullet of mass 10 grams
traveling horizontally with a velocity of 150 meters per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 seconds. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. अब कितनी पेनिट्रेशन के साथ, कितने डिस्टेंस के साथ अगर वो देखे, पेनिट्रेशन का डिस्टेंस कितना है, कितनी अंदर तक बुलेट ब्लॉक के जाएगी, वुडन ब्लॉक के अंदर। जब एक बुलेट को मारा जाता है एक वेलोसिटी के साथ 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल कर रही है, बुलेट का मास है 10 kg 10 ग्राम्स, वो एक वुडन ब्लॉक के साथ, स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है, वो रेस्ट के अंदर आती है। अब देखिए यहाँ पे कितना टाइम लेता है उसको रेस्ट के लिए, 0.03 सेकेंड। मास उसने दिया है बुलेट का 10 ग्राम्स, वेलोसिटी उसने दी है 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या करना है, उसका डिस्टेंस निकालना है पेनिट्रेशन का। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड भी निकालना है एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। डायरेक्शन इसमें नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। गिवन मास ऑफ द बुलेट आपको दे दिया गया है 10 ग्राम्स, अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.01 केजी। उसके बाद में इनिशियल वेलोसिटी u आपको दे दी है, फाइनल वेलोसिटी आपको 0 है क्योंकि वो फाइनली रेस्ट पे आ रही है। नेक्स्ट टाइम पीरियड आप देखिए 0.03 सेकेंड्स। उसके बाद में सिंपली आपको जो है फर्स्ट इक्वेशन लगानी है मोशन की, जो कि v = u + at है। इससे आपका एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो इससे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो है -5000 मीटर पर सेकेंड आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ आप s निकालने के लिए v² - u² = ट्वाइस s निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन आपका निकल जाएगा 2.25 मीटर्स। आपका डिस्टेंस भी निकल गया है, आपका एक्सेलरेशन भी निकल गया है। फोर्स निकालने के लिए आपको पता है मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। जब मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आपको पता है माइनस आया है -5000, मास आपको पता है 0.01 kg, तो आपका फोर्स जो है वो -50 न्यूटन आ रहा है। डायरेक्शन आपको नहीं निकालनी, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आपका कितना है, फोर्स जो एक्सर्ट हो रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 50 न्यूटन्स। तो आपको डायरेक्शन नहीं देखनी है, आपको माइनस साइन नहीं देखना है इसमें, सिर्फ आपको उसका मैग्नीट्यूड देखना है जो कि 50 न्यूटन्स है। ओके, नेक्स्ट, an object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 1 kg का है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है 1 kg। ये देखिए 1 kg आपका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड कर दिया है, एक ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा है। कोलाइड विद एंड स्टिक्स टू अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक ऑफ मास। वुडन ब्लॉक का मास आपको ये दिया गया है, उसके साथ वो कोलाइड कर रहा है और स्टेशनरी वुडन ब्लॉक है उसके साथ चिपक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो then they both move off together in the same straight line। वो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के साथ मूव करने लग जाते हैं, इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन के साथ मूव कर जाते हैं। तो मतलब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 नहीं हुई है, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से पहले का टोटल मोमेंटम आपको निकालना है, एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, उसके बाद में क्या टोटल मोमेंटम हो गया है। ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके क्या वेलोसिटी होगी वो भी निकालना है ना। गिवन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, यहाँ पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 1 kg है। मास ऑफ द वुडन ब्लॉक जो है m2 वो 5 kg है। इनिशियल वेलोसिटी जो आपके ऑब्जेक्ट की है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और ब्लॉक स्टेशनरी है इसलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। नेक्स्ट,
मास ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट जो है m1 प्लस m2 हो जाएगा, दोनों का टोटल मास हो जाएगा। वेलोसिटी जो है वो आपको फाइंड करनी है, टोटल जो दोनों की रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है हमें। नाउ मोमेंटम, जो मोमेंटम कोलिजन से पहले है m1 u1 प्लस m2 u2 जो है वो आपका 1 kg मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि u2 हमारा 0 है, इसलिए उसका जो टोटल मोमेंटम है वो 10 kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम जो बिफोर कोलिजन है वो इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम पोस्ट द कोलिजन। तो बाद में जो उसका कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होगा और पहले का मोमेंटम होगा वो इक्वल होंगे। सो द टोटल मोमेंटम पोस्ट द कोलिजन वो भी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होगा। तो इसका मतलब आप उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं mv, जो m इस टाइम पे आपका m1 प्लस m2 हो गया है, v आपकी जो लास्ट की वेलोसिटी हो गई है जो कोलिजन के बाद की, वो आपका 10 किलोग्राम पर 10 kg मीटर पर सेकेंड के बराबर आ गया है। तो आप उसको डायरेक्टली v निकाल सकते हैं। m1 प्लस m2 हमने ऊपर निकाल दिया है, m1 प्लस m2 6 kg है, 6 kg से 10 को डिवाइड कर देंगे तो वो आपका 1.66 आपका मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो द रिजल्टिंग ऑब्जेक्ट मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ 1.66 मीटर पर सेकेंड। ये देखें। ओके, नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 100 kg। अब देखिए इसका मास है 100 kg, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम भी आपको दिया गया है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम लिखना है, बताना है। आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली mu आपको निकालना है, mu मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है 100 इंटू 500 आ जाएगा। फाइनल और फाइनल मोमेंटम आपको निकालना है, मास दिया हुआ 100, वेलोसिटी फाइनल दी हुई है 8, 100 इंटू 8 800 आ जाएगा। और एक्सेलरेशन जब आप निकालेंगे, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v माइनस यू अपॉन टी, वो हो जाएगी 8 माइनस 5/6, तो विच इज 3/6 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ये आ जाएगा, यहां देखिए 8 माइनस 5, ये आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। फोर्स आपका मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो आप जब उसको 100, मास ये 100 है, एक्सेलरेशन आपने 0.5 निकाली है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 50 न्यूटन आ जाएगा। तो 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो 100 kg के ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होगी, तो एक्सेलरेट करेगा वो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ना ये क्वेश्चन है, अख्तर, किरण एंड राहुल राइडिंग इन अ मोटर कार, एक मोटर कार में जा रहे हैं, राइड कर रहे हैं। दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन एन एक्सप्रेसवे, एक्सप्रेसवे में हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। When an insect hits the windshield, एक इंसेक्ट जो है वो विंडशील्ड पे लगता है, and got stuck to the windscreen, और जो उनकी विंडस्क्रीन होती है उसके साथ चिपक जाता है। अख्तर एंड किरण started pondering over the situation, वो इस सिचुएशन को पॉन्डर करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। किरण suggested that the insect suffered a great change in momentum, किरण जो है वो बोलने लगती है कि इंसेक्ट जो है वो ग्रेट चेंज इन मोमेंटम को सफर कर रहा है एज कंपेयर टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। मोटर कार में इतना मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है जितना कि इंसेक्ट के साथ हुआ है, बिकॉज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वाज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। जो चेंज इन वेलोसिटी हुई है इंसेक्ट के साथ वो बहुत ज्यादा है मोटर कार से, मोटर कार के चेंज इन मोमेंटम से, चेंज इन वेलोसिटी से। तो अख्तर said that since the motor car was moving with a larger velocity, it exerts a larger force on the object। वो बोलता है कि कार जो है वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ थी, इसलिए उसने ज्यादा जो फोर्स है वो एक्सर्ट किया है इंसेक्ट के ऊपर। एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो मर गया। राहुल was putting an extremely entirely new explanation, said that उसने नई एक्सप्लेनेशन दी that both motor car and the insect experience the same force and change in their momentum। उसने बोला कि सेम फोर्स लगा रहे हैं और उनका सेम ही चेंज इन मोमेंटम हो रहा है। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करना है कि इसका जो सजेशन है वो सही है। सबसे पहले
किरण सजेशन इज करेक्ट, जो किरण ने सजेशन दिया वो बिल्कुल सही है कि मास ऑफ द इंसेक्ट इज वेरी स्मॉल, जो इंसेक्ट का मास है वो बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द कार। मास के कार के मास को अगर देखें तो उससे बहुत छोटा है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की तरफ बात करें तो द टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन between the insect and the car is equal to total momentum after the collision। जो उन दोनों का टोटल मोमेंटम होगा उसका मास और वेलोसिटी के साथ जो होता है तो वो चेंज इन मोमेंटम जो कोलिजन के बाद में जो चेंज होगा मोमेंटम में उसके बराबर होगा। तो therefore the change in momentum of the insect is much greater than the change in momentum of the car। इसलिए जो चेंज इन मोमेंटम है वो इंसेक्ट का बहुत ज्यादा है चेंज इन मोमेंटम कार से, सिंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, क्योंकि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के। अदर सजेशन वो भी करेक्ट है, सिंस द मास ऑफ द कार इज वेरी हाई, क्योंकि कार का मास जो बहुत हाई है, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इंसेक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन इज ऑल्सो वेरी हाई, तो फोर्स एक्सर्ट होगी इंसेक्ट पे वो भी बहुत ज्यादा हाई होगी। राहुल सजेशन इज पार्शियली करेक्ट। अब जो राहुल की सिलेक्शन है सजेशन है वो आधी करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है। एज पर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अगर देखा जाए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंसेक्ट ऑन द कार, एक कार इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द कार ऑन द इंसेक्ट। जो इंसेक्ट कार के ऊपर फोर्स लगा रहा है और जो कार इंसेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रही है वो दोनों इक्वल है। However, Rahul suggests that the change in the momentum is the same, contradicts the law of conservation of momentum। जो change in momentum वो बोल रहा है कि वो सेम है, वो contradict करता है law of जो मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको अपोज कर रहा है, contradict कर रहा है। Now, how much total momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer on the floor if it falls from a height of 40 सेंटीमीटर। अगर एक डंबल जो है उसका मास आपको गिवन है यहाँ पे 10 kg, वो कितना ट्रांसफर करेगा आपका मोमेंटम फ्लोर पे जब वो ऊपर से गिरता है 80 सेंटीमीटर से। टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आपको लेनी है इसमें, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपको लेनी है वो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। नाउ गिवन मास ऑफ द डंबल आपको दिया गया है m इज इक्वल टू 10 kg, डिस्टेंस आपको दिया गया है 80 सेंटीमीटर, मीटर्स पे कन्वर्ट कर लेंगे 0.8 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है, रेस्ट से स्टार्ट होता है वो 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, mv मोमेंटम जो है वो mv के बराबर आता है डंबल का। तो हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसे लगाएंगे, इस थर्ड मोशन इक्वेशन लगाएंगे, इसमें इक्वेशन ऑफ थर्ड, जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की वो लगाएंगे, p स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as। u हमें 0 दिया गया है, v हमें निकालना है, v आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम जो है वो मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास आपका 10 kg है, वेलोसिटी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 40 kg मीटर पर सेकेंड आपका मोमेंटम आ गया ना। इसी के साथ आपके क्वेश्चंस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कॉल कर सकते हैं